हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंपनी यस बैंक के बारे में। और आज हम देखेंगे यूजिंग सम रेशियोज, यूजिंग सम पैरामीटर्स कि क्या इस कंपनी का जो वर्स्ट फेज चल रहा था क्या वो अभी खत्म हो गया है। बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूज़ आए हैं लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में। तो देखेंगे कि आगे ये फ्यूचर में ऐसे कुछ न्यूज़ आ सकते हैं क्या, या फिर हम यहाँ से एक अच्छी रैली या री रेटिंग देख सकते हैं क्या। तो हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे विथ फ्यू पैरामीटर्स। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ मुझे एनकरेज करने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ। पहला कि हम ये समझते हैं कि यस बैंक अभी वो कंडीशन में नहीं है कि हम इसको बाकी प्राइवेट बैंक्स और बाकी बड़े प्राइवेट बैंक्स के साथ हम इसको कंपेयर कर सके। लेकिन मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन किया है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से यस बैंक को और कितना दूर जाना है टू गिव दैट काइंड ऑफ कंफर्ट टू इन्वेस्टर्स। तो ये कोई डायरेक्ट कंपैरिजन जैसे मत लीजिएगा, लेकिन ये एक इंडिकेटिव कंपैरिजन है टू अंडरस्टैंड कि यस बैंक को कौन से लेवल तक पहुंचना है टू बी एट अ कंफर्टेबल पोजीशन। दूसरा जो डिस्क्लेमर ये है कि ये जो एडवाइस दे रहा हूँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये कोई स्टॉक खरीदने का या नहीं खरीदने का कोई भी डायरेक्ट सुझाव नहीं है। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है तो प्लीज अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लीजिए, अपने फिनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिए और उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। तो पहले हम देखेंगे पीबी रेशियो, जो कि एक वैल्यूएशन पैरामीटर है। तो आप ये पूछेंगे कि मैंने पीई रेशियो क्यों कंसिडर नहीं किया। पी रेशियो कंसिडर नहीं करने का जो वजह था वो ये था कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो यस बैंक के प्रॉफिट्स हैं वो नेगेटिव में है। तो यस बैंक का जो अभी पी चल रहा है वो नेगेटिव में चल रहा है, इसलिए मैंने पीई रेशियो को नहीं कंसिडर किया है। बट पीबी रेशियो इज समथिंग दैट वी कैन कंसिडर। पीबी रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो वो कंपेयर करता है आपका जो करंट मार्केट प्राइस है टू इट्स बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू होता है कि अगर मैंने कंपनी के सारे एसेट्स और सारा सारा चीज अगर मैंने बेच दिया, उसमें से मैंने जितना भी कैश जनरेट किया उससे मैंने अगर उसको लाइबिलिटी उसके जितने भी है उसको पे कर दिया, तो जो पैसा मेरे पास बच जाता है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यस बैंक का जो पीबी रेशियो है वो अभी अराउंड 1.29 के आसपास चल रहा है। अगर मैं कंपेयर करूं टू अदर बैंक्स, जैसे एचडीएफसी बैंक का अराउंड 4.39 है, कोटक महिंद्रा बैंक का 5.21 है, आईसीआईसीआई बैंक का 2.52 है, एक्सिस बैंक का 1.93 है, एंड इंडसइंड बैंक का 1.97 है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो पीबी रेशियो के हिसाब से यस बैंक वेल प्लेस्ड लगता है पीबी रेशियो में, यानी वैल्यूएशन थोड़ा सा कम है। इवन इफ हम कंसिडर करें कि लास्ट कुछ सेशंस में या लास्ट कुछ हफ्तों में हमने अच्छी खासी रैली देखी है इस स्टॉक में। नेक्स्ट जो रेशियो हम कंसिडर करेंगे वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी सीएआर। तो सीएआर रेशियो होता है वो होता है कि कंपनी के पास कितना कैपिटल है इन कंपैरिजन टू उन्होंने कितना रिस्की एक्सपोजर कर रखा है या रिस्की एडवांसेस दे रखे हैं, राइट। तो ये क्या डिटरमाइन करता है या फिर इसका फायदा क्या होता है? इसका ये फायदा होता है कि ये हमें बताता है कि अगर कल को कंपनी में कुछ लॉसेस होते हैं तो इसका कितनी कितनी इस कंपनी की एबिलिटी है टू। तो ये परसेंटेज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा है। जो आरबीआई का गाइडलाइन है, आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से ये 8% से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं यस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखूं तो इट इज एट 19.9%, विच इज वेरी वेल प्लेस्ड। यानी ये तो है कि जो डिपॉजिटर का मनी है अभी यहाँ पे हमें सेफ गार्ड होता हुआ दिख रहा है, एक ट्रस्ट फैक्टर आ रहा है फॉर फॉर डिपॉजिटर्स। एंड ये जो हमने देखा है कि लास्ट 2 क्वार्टर में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है फ्रॉम 8.5% टू 19.9% गया है, ये एक बहुत ही अच्छा चीज है। और इसके बाद अगर अगर ये ट्रस्ट बढ़ता है तो लोग डिपॉजिट्स बढ़ेगा, अगर डिपॉजिट्स बढ़ता है तो फिर हमें बैंक के परफॉर्मेंस में भी अच्छा होते देख सकते हैं इन कमिंग क्वार्टर्स। उस हिसाब से ये कंपनी अभी वेल प्लेस लग रहा है। नेक्स्ट रेशियो जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है जो टोटल एडवांसेस होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट्स। तो ये रेशियो क्या डिटरमाइन करता है कि जो उनको जितने भी डिपॉजिट्स मिले हैं वो डिपॉजिट्स में से कितना अमाउंट उन्होंने एज एडवांसेस दे रखा है। तो ये अगर बहुत ज्यादा लो होता है, यानी कंपनी या बैंक अपना जो डिपॉजिट्स है उसको अच्छी तरह से यूज नहीं कर रही है। अगर ये बहुत ज्यादा होता है यानी बैंक के पास लिक्विडिटी कम है, और कल को अगर ऐसा होता है कि कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आते हैं
तो ये बैंक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकता है। दिस शुड आइडियली बी लेस देन वन। ऐसे आरबीआई का कोई रूल या कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे, बट आइडियली ये लेस देन वन होना बेटर है। जनरली देखा गया है 0.7 0.8 के आसपास होता है कंपनी का। तो आइए देखते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ फ्यू कंपनीज किस प्रकार के हैं। जो यस बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो अराउंड 1.23 का है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, जो कि इज नॉट अ गुड न्यूज। इसका मतलब ये है कि यस बैंक के पास अभी लिक्विडिटी के हिसाब से यहाँ पे कम है। अगर कल को एनपीएस होते हैं लोन में, यहाँ पे अगर लॉसेस होते हैं तो उसको एब्सॉर्ब करने के लिए लिक्विडिटी जो चाहिए उनके पास वहाँ पे है नहीं। बाकी अगर हम बैंक्स का देखें, एचडीएफसी बैंक का 0.84 है, कोटक महिंद्रा का 0.78, आईसीआईसीआई बैंक का 0.78, एक्सिस बैंक का 0.9 एंड इंडसइंड बैंक का 0.88 है। तो ऑल दीज बैंक्स आर वेल प्लेस्ड। यस बैंक को यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है इन द कमिंग क्वार्टर्स। सीडी रेशियो लेकिन अगर मैं हिस्टोरिकली लास्ट 2 क्वार्टर के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे हमने एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा है फ्रॉम 1.63 टू 1.23। तो अगेन यहाँ पे लग रहा है कि एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ रहा है इन द बैंक्स परफॉर्मेंस, और ये चीज हमें आगे के क्वार्टर्स में भी देखना पड़ेगा कि ये किस किस तरह से घटता है। नेक्स्ट जो फैक्टर हम कंसिडर करेंगे वो है रिटेल एक्सपोजर इन एडवांसेस। इसका मतलब ये होता है कि इनके जितने भी लोन्स यानी जितने भी एडवांसेस है उसमें से कितना परसेंटेज रिटेल बोरोइंग्स है, और जितना ज्यादा रिटेल बोरोइंग होता है उतना ज्यादा आपका रिस्क मिटिगेट होता है बैंक का, तो उतना अच्छा होता है बैंक के लिए। तो हायर द रिटेल एक्सपोजर लोअर इज द रिस्क। यस बैंक का जो रिटेल एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा कम है। ये रिटेल एक्सपोजर सिर्फ 24% का है। उस हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ, एचडीएफसी बैंक का 47% का है, कोटक महिंद्रा का 62%, आईसीआईसीआई बैंक का 66%, एक्सिस बैंक का 53 है, इंडसइंड बैंक का 58% का है। तो बाकी सारे कंपनीज जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वेल प्लेस लग रहे हैं। यस बैंक को शायद यहाँ पे थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा टू इंक्रीज देयर रिटेल एक्सपोजर। जो रिटेल शेयर है अभी हमने देखा है कुछ सालों में इन्होंने रैपिडली इंक्रीज किया है। मैनेजमेंट ने ये बोला भी है कि वो अपना रिटेल एक्सपोजर को विथ टाइम बढ़ाना चाहते हैं। तो ये देखना होगा कि आगे के क्वार्टर्स में ये जो एक्सपोजर है वो किस हिसाब से बढ़ता है। नेक्स्ट रेशियो जो हम कंसिडर करने वाले हैं वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का। नेट इंटरेस्ट मार्जिन डिटरमाइन करता है कि कंपनी का या बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो किस प्रकार का है। तो पहले समझते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता क्या है। तो बैंक को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है टू जो जो उनको उनके जो डिपॉजिटर्स हैं, और बैंक को जो इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम जो जो उन्होंने जिनको उन्होंने लोन दिया है। तो अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं और इसका जो नेट नंबर निकाल लूं डिवाइडेड बाय जितने भी इंटरेस्ट जनरेटिंग एसेट्स हैं उनके, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं और वो जो परसेंटेज आता है वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज अ मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड एडजस्टेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जनरेटिंग एसेट्स होल्ड बाय द बैंक। एनआईएम जैसे मैंने बताया इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द बैंक। यस बैंक का जो एनआईएम है अभी वो अराउंड 3.1% का है इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली एनआईएम थोड़ा सा कम दिख रहा है बैंक का। ऑब्वियसली हम यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करना चाहिए बिकॉज यस बैंक एक बहुत ही बुरे फेज से वापस आई है। लेकिन हम एक पॉजिटिव तो यहाँ से जरूर ले सकते हैं कि जो एनआईएम है हमें यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर में हमने 10 बीपीएस का इंक्रीज भी देखा था। एंड यू फील कि ये जो आगे एनआईएम बढ़ाने का जो एक अपॉर्चुनिटी है इनके पास वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, और यहाँ पे उस हिसाब से हम प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ देख सकते हैं आगे जाके, अगर इन्होंने यहाँ पे अपना एनआईएम का नंबर कंट्रोल पे रखा तो। नेक्स्ट रेशियो जो हम कंसिडर करने वाले हैं वो है कासा रेशियो का। कासा रेशियो होता है कि बैंक का जितने भी डिपॉजिट्स है उसमें से कितने परसेंट ऑफ द डिपॉजिट करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में पड़े हैं। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा होता है, क्योंकि जो करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट होता है वहां पे जो इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है वो लोअर होता है। इसलिए जो कॉस्ट ऑफ फंड है उस हिसाब से बैंक के लिए वो घट जाता है। तो कासा रेशियो जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा होगा। तो कासा रेशियो ऑफ अ बैंक इज द रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स इन करंट एंड सेविंग अकाउंट्स टू टोटल डिपॉजिट्स। अ हायर कासा रेशियो इंडिकेट्स अ लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स। यस बैंक का जो कासा रेशियो है वो अराउंड 31% के आसपास है। अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे बैंक के हिसाब से, एचडीएफसी बैंक का 42% के आसपास है, कोटक महिंद्रा बैंक का 57%, आईसीआईसीआई का 43%, एक्सिस बैंक का 44% एंड इंडसइंड बैंक का 40% के आसपास है। तो यहाँ पे भी यस बैंक को एक अपॉर्चुनिटी है कि हाँ यहाँ पे अपना कासा रेशियो यहाँ से 30% से जो बैंक का नॉर्म है मोस्टली 40 to 45 50% के आसपास लेके जा सकता है। लेकिन अगर वो नहीं लेके जा पाया तो वो एक थ्रेट के हिसाब से या एक वीकनेस के हिसाब से लिया जाएगा।
एक अच्छा न्यूज़ यहाँ पे यही है कि कासा रेशियो अगर मैं जून 2020 के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो वहाँ पे कासा रेशियो अराउंड 25.8% था, अभी वो बढ़ के 30.8% हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छा इंक्रीज है। उस हिसाब से अगेन यस बैंक बेटर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अब आप पूछेंगे कि अगर कोई बैंक करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है अगर वो बहुत ज़्यादा दे रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका कासा रेशियो ज़्यादा रहेगा, बिकॉज लोग करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखना प्रेफर करेंगे। तो इसलिए कासा रेशियो को हमें कभी भी एक अलोन पैरामीटर के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, हमें उसको हमेशा एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन के हिसाब से भी देखना चाहिए। जो अगर कासा रेशियो ज़्यादा हुआ, यानी अगर करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में अगर कोई बैंक अगर परसेंटेज ऑफ रिटर्न ज्यादा देती है, उसका कासा फिर उसके हिसाब से बढ़ जाता है, तो एनआईएम उस हिसाब से घटना भी चाहिए। तो इसलिए हमेशा जब भी हम कासा रेशियो का बात करते हैं, हम एनआईएम का भी बात करते हैं, और उन दोनों का हमेशा एक कंजंक्शन के हिसाब से ही देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में। एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये जो ये जो पैरामीटर होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, एक एसिड टेस्ट काइंड ऑफ होता है फॉर एनी बैंक। ये नंबर ऑब्वियसली जितना कम रहेगा वो उतना अच्छा रहता है। यस बैंक का अगर मैं ग्रॉस एनपीए देखूं तो अराउंड 16.9% का है, और नेट एनपीए अराउंड 4.71% का है। अगर मैं ये कंपेयर करूं विथ एनी अदर बैंक, तो आप देखेंगे कि तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं फॉर यस बैंक। हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि इनका जो लोन बुक है वो ऑब्वियसली एक रिस्की लोन बुक है, बिकॉज वो कॉर्पोरेट लेंडिंग है। लेकिन ये जो नंबर है ये आगे चल के बहुत ज़्यादा पेन बन सकता है। ऑल्सो कंसिडर करना चाहिए फैक्ट कि जो उनका कैश टू क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो भी हायर साइड पे 1.23 पे है। तो यहाँ ये चीज जो है वो आगे चल के हॉन्ट कर सकती है यस बैंक को। एंड ऑल्सो जो पुराने पाप है, जो पुराने कॉर्पोरेट लेंडिंग उन्होंने किए हैं, वो सब अगर भी आगे जाके उनको परेशान करती है, तो फिर वहां पे भी हम देख सकते हैं कि यस बैंक को प्रॉब्लम आता हुआ दिख सकता है फॉर द फ्यू क्वार्टर्स टू कम। लास्ट रेशियो जो हम कंसिडर करेंगे वो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो का। ये जो रेशियो है ये डिटरमाइन करता है कि जो कंपनी या फिर जो बैंक है वो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रही है। यानी अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, अगर 100 रुपए कमाने के लिए कंपनी ने कितना कॉस्ट किया या कितना खर्चा किया 100 रुपए के इनकम के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये जितना कम होगा वो उतना अच्छा है। तो जैसे मैंने बताया, कॉस्ट टू इनकम रेशियो शोज अ कंपनीज कॉस्ट इन रिलेशन टू इट्स इनकम। measurement is that is used in the company in order to evaluate its efficiency से बताया, lower is better। यस बैंक का जो अभी कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो अराउंड 49.3% का है। अगर मैं बाकियों से कंपेयर करूं तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक क्लियर विनर के हिसाब से आता है 36.8%। ये जो यस बैंक का 49.3% का है, यहाँ पे भी हमने एक अच्छा खासा कंसिडरेबल रिडक्शन देखा है इन कपल ऑफ क्वार्टर्स, फ्रॉम 57.4% टू 54.6% टू 49.3%। तो यहाँ पे भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अपॉर्चुनिटी है कि उस यहाँ से वो और डिक्रीज करे और प्रॉफिटेबिलिटी में वो और ज्यादा एफिशिएंसी लेके आए। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं यस बैंक का, तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। जो मैनेजमेंट है उनकी जो कमेंट्री है, जो मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आगे क्वार्टर्स पे हमें अच्छा, या फिर आगे सालों में हमें अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है। कुछ क्वार्टर्स हमें पेन दिख सकता है बिकॉज ऑफ जो पुराने पाप हैं वो अभी उभर के आ सकते हैं। उस हिसाब से अगर मैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखूं या फिर कुछ और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स देखूं, तो वो सब एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटीज अभी दिख रही हैं कंपनीज यस बैंक के पास। तो एक सेफ जोन पे आ चुका है, डिपॉजिटर्स मनी अभी सेफ ही लग रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक और कुछ क्वार्टर्स पेन ला सकता है, ऑब्वियसली टाइम ही बताएगा, लेकिन लॉन्गर रन पे मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, जो जो परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से लग रहा है कि आगे लॉन्गर टर्म में ये कंपनी अच्छा कर सकती है। अगर आप रिस्की या फिर मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं, तो आप यहाँ पे अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पे बाय इन कर सकते हैं। रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप स्मॉल क्वांटिटीज में बाय करें, ट्रांचेस में बाय करें, एवरी टाइम देयर इज अ डिप तभी बाय करें, नहीं तो नहीं करें। अगर आप कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं तो फिर वेट फॉर फ्यू क्वार्टर्स। जितने भी पैरामीटर्स के बारे में हमने बात किया है वो पैरामीटर्स को स्टडी कीजिए, उसको समझिए, और जहाँ पे स्थिति संभलती हुई दिखती है तब आप यहाँ पे बाय इन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इन्वेस्टमेंटलिस्ट। मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।